नमस्कार मित्रों। स्वस्थ भारत खोज के अभियान के अंतर्गत आज हम फिर से रूबरू होंगे हमारे देश के एक सुप्रसिद्ध एवं वरिष्ठ हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ उत, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ चिकित्सक है। विगत 30 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्वयं एमबीबीएस है, एमएस ऑर्थो माने ऑर्थोपेडिक सर्जन है और एवो इंटरनेशनल स्विट्जरलैंड के भूतपूर्व फेलो है। अपने रोगियों का हाईटेक इलाज करते हुए उन्होंने इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया कि बेतहाशा तेजी से मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी का विकास हुआ है, जादुई विकास हुआ है। लेकिन मानव का स्वास्थ्य तो रसातल में जा रहा है। यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व के मानव का और विशेषकर भारत के लोगों का स्वास्थ्य बहुत तेजी से गिर रहा है। उनकी इस चिंता ने उनको सत्य की खोज करने के लिए मजबूर किया और उनकी जो खोज है वो भारतीय चिकित्सा विज्ञान, जो जीवन का संपूर्ण विज्ञान है, समग्र विज्ञान है, योग और आयुर्वेद, वहां तक ले गई। और अपने गुरुदेव की असीम कृपा और उनके प्रेरणा और मार्गदर्शन से उन्होंने मेडिकल क्षेत्र में चलने वाली सभी समस्याओं का गहराई से अध्ययन किया। योग, आयुर्वेद एवं मॉडर्न मेडिसिन के सभी प्रमुख ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है आयुर्वेद एवं एलोपैथी, एक तुलनात्मक विवेचन। और पिछले एपिसोड में हमने उनसे बात की कि कैसे उन्होंने इस सत्य को समझने के लिए अथक परिश्रम किया कई सालों तक उनके अध्ययन के बाद में। और मेरी दृष्टि से यह किताब पढ़ने के बाद में मुझे ये समझ आया, मुझे ये लगा और मेरा ये विश्वास है कि संपूर्ण विश्व के चिकित्सा जगत को पूरी तरह से बदल देने की क्षमता इस महान कृति में है, उनके किताब में है। और मैं इसलिए आप सभी दर्शकों से विनम्र अनुरोध करूंगा, विनम्र प्रार्थना करता हूं कि यह किताब जो डॉक्टर संजय जैन स्वयं लिखे हैं, आप देख पा रहे होंगे। इस किताब को सरल हिंदी भाषा में उन्होंने लिखा है। छोटी सी किताब है लेकिन चिकित्सा जगत के हर पहलू को उन्होंने बहुत गहराई से छुआ है। उनकी किताब का एक एक अक्षर आपके जीवन को बदल सकता है। यहाँ तक कि दुखों से पीड़ित मानवों को शाश्वत स्वास्थ्य का प्रकाश, स्वास्थ्य के प्रकाश से प्रकाशित करने में सक्षम है। आ, सामान्य नागरिक के लगभग 65% जो खर्चा आज आरोग्य पर हो रहा है, स्वास्थ्य पर हो रहा है, उनके आर्थिक कंगाली का, बर्बादी का कारण बन रहा है मॉडर्न मेडिसिन का इलाज। और देश का करीब करीब 90,000 करोड़ रुपया मॉडर्न मेडिसिन के इलाज में खर्च होता है। इतना बड़ा खर्च हम लोग सहज रूप से टाल सकते हैं अगर हम लोग आयुर्वेद और योग की यात्रा करें, उसकी समझ को थोड़ा सा स्वीकार करके अपनाएं। छोटे से त्याग के बाद हम लोग बहुत छोटी सी डिसिप्लिन से हम लोग अपने जीवन को सदैव स्वस्थ रह सकते हैं। इनकी उनकी इन महान कृति को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, उनके गुरुदेव को नमन करता हूँ। और मैं खास करके आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं, जो ग्लानि से भरे हुए हैं लेकिन उनको अपना गौरवशाली स्थान, उनका सम्मान जो उसके जो वो हकदार है उसको दिलाने में यह किताब और डॉक्टर संजय जैन की महान कृति सक्षम है। मैं सभी आयुर्वेद के चिकित्सकों को प्रार्थना करूंगा कि जरूर इस किताब का अध्ययन कर अपने जीवन में अपना गौरव प्राप्त करने के लिए कोशिश करें। आज हम लोग डॉक्टर संजय जैन से फिर कुछ सवाल करेंगे। डॉक्टर संजय जैन साहब, मैं आपसे यहाँ उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभी अग्रिम प्रेषित करता हूँ कि आपके कृति को नमन और आपके सहृदयता को, और आपने जिस निडरता के साथ में मेडिकल जगत के सच को प्रकाशित किया है, यह केवल कोई दैवी शक्ति ही आपके द्वारा कर सकती है। ये मनुष्य के बस की बात नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए आपके दैवी संपदा को भी मेरा नमन। डॉक्टर साहब, आपने पिछले एपिसोड में बताया कि कैसे एलोपैथी के जो चिकित्सा जगत में जो चेकअप है, जिसको हम लोग डायग्नोसिस मानते हैं, वह अति विलंब से होने वाला है, इसलिए मानवता उसमें दिग्भ्रमित हो जाती है। जो दवाएं है, उपचार है, वो विनाशकारी है, दुष्प्रभाव युक्त है। और इसलिए मानव मानव के स्वास्थ्य को बुरी तरह से विनाश करने वाली है। उस पर घातक परिणाम होने से उनका जीवन, उनका स्वास्थ्य बुरी तरह से नष्ट हो रहा है। और इस बारे में आयुर्वेद जो भूमिका निभा सकता है, योग की क्या भूमिका है, इस पर आप प्रकाश डालने की कृपा करें कि
कंपैरिजन में, एलोपैथी के कंपैरिजन में योग और आयुर्वेद आपको कहाँ नजर आता है और उसकी क्या महत्ता है? बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सांकला। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए अपने फोरम पर। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो मेरी तो सारी जो ट्रेनिंग हुई है वो एलोपैथी में हुई है। मैंने एमबीबीएस किया, एमएस किया ऑर्थोपेडिक्स के अंदर। अ, तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि मेरा आयुर्वेद से क्या मतलब है। तो ये कोई, आपने ठीक कहा है, दिव्य घटना एक घटी मेरे जीवन में। मेरे जीवन में एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु से मेरा परिचय हुआ, उनके चरणों में बैठने का मुझे सौभाग्य मिला। और चूंकि डॉक्टर्स उनके संपर्क में काफी थे तो स्वास्थ्य को लेकर चर्चा अक्सर होती थी। तो एक बार आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप आयुर्वेद का अध्ययन करो और फिर एक किताब लिखो आयुर्वेद और एलोपैथी के कंपैरिजन के लिए। ये मेरे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग बात थी, क्योंकि आयुर्वेद से दूर दूर भी परिचय नहीं था कोई, जैसे कि समझ से एलोपैथी डॉक्टर्स का होता ही है। लेकिन गुरु आज्ञा थी तो ऐसा हुआ। गुरु की शक्ति उतर आती है। मैं केवल माध्यम हूँ इस किताब को लिखने में। मुझे तो ऐसी प्रतीत होता है, कहाँ से विचार आते हैं शायद भगवान ही देते हैं। और ये किताब मैं अपनी व्यक्तिगत नहीं मानता हूँ, ये तो ईश्वरीय प्रेरणा है। और शायद ये एक मानव जाति के लिए एक संदेश है इस किताब के अंदर। तो जो बातें आपने अभी कही हैं, एक बड़ा मूल गहरे रूप में कुछ बात समझनी होगी। वो ये है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसा लगता है कि हम एक युद्ध के क्षेत्र में हैं। रोज अटैक हो रहे हैं रोगों के, और उनका बिल्कुल कमांडोज की तरह से इलाज हो रहा है, सर्जरीज हो रही हैं, हाईटेक सब काम हो रहे हैं। तो जैसे एक युद्ध का क्षेत्र है, शांति नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मान लिया देश की सारी जनता ट्रैफिक के नियम ना जाने और ड्राइविंग के रूल्स भी ना जाने, और सब अपनी अपनी गाड़ी लेके सड़कों पर आ जाए चलाने के लिए, तो एक डिजास्टर हो जाएगा। रोज असंख्य एक्सीडेंट्स होंगे। और फिर हम इसका इंजाम ये करें कि हम ये करें कि हर 10 किलोमीटर पे हम ट्रॉमा सेंटर्स बनाना शुरू कर दें, कि क्योंकि इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो इनको डील करने के लिए हम ट्रॉमा सेंटर्स बनाते हैं। बिल्कुल ऐसा हो रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में। जबकि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है कि अगर जनता ट्रैफिक के और ड्राइविंग के रूल्स का पालन करेगी तो एक्सीडेंट्स का नंबर बहुत बहुत कम हो जाएगा। इतने ज्यादा ट्रॉमा सेंटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही रास्ता ये है। ट्रॉमा सेंटर एक्सीडेंट्स का कोई समाधान नहीं है, वो तो एक डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो ये सारी की सारी जो एलोपैथी है सारी की सारी एक तरह से एक डिजास्टर मैनेजमेंट है। हम सब लोग एक डिजास्टर के जीवन में जीवन जी रहे हैं। और रोज एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रोज बीमारियां हो रही हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, कैंसर्स हो रहे हैं, गुर्दे फेल हो रहे हैं। ये कितने बड़े बड़े डिजास्टर हैं। और हम अपने कॉलर खड़े कर रहे हैं कि हम तो किडनी बदल देते हैं, हम तो हार्ट की एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। तो बिल्कुल ये एक बर्बादी हो रही है। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, जैसे मैंने बताया है कि समाधान क्या है। समाधान है कि लोग ट्रैफिक के रूल सीखें, ड्राइविंग के रूल सीखें, उनका पालन करें। सही। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बर्बादी होगी। बिल्कुल इसी तरह जीवन के क्षेत्र में सारी मानव जाति बिना जीवन की गाड़ी कैसे चलाई जाए यह सीखे। अपनी अपनी गाड़ी, सब अपना जीवन की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, जिनको बिल्कुल नहीं पता कि जीवन की गाड़ी कैसे चलाई जाती है। नतीजा क्या है कि एक डिजास्टर हो गया है हेल्थ के क्षेत्र में। रोग बढ़ते चले जा रहे हैं। आधी से ज्यादा मानव जाति दवाइयों पर निर्भर है, केमिकल दवाइयों पे, उनके साइड इफेक्ट हो रहे हैं। फिर एक रोग से दूसरे रोग का इलाज हो रहा है। और एलोपैथी के माध्यम से हाईटेक ट्रीटमेंट्स, हाईटेक सर्जरीज ये ऑफर की जा रही हैं। ये समाधान बताया जा रहा है। और ऐसा होता है तो पब्लिक को ये लगता है, जनता को तो ये लगता है कि हाँ भाई, एलोपैथी के बिना तो काम ही नहीं चल सकता। और बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम अपना जीवन शैली ठीक नहीं करेंगे तो एलोपैथी के बिना काम नहीं चलेगा। वो एक एलोपैथी का एक दूसरा संसार है बिल्कुल, जिसके अंदर मैंने जो बताया युद्ध की स्थिति है। और युद्ध की स्थिति में तो एलोपैथी ही काम करेगी। उसके इन्वेस्टिगेशन, वो पूरा एक अलग संसार है। लेकिन हेल्थ कभी नहीं मिलेगी उस रास्ते से जाके, शांति कभी नहीं आएगी जीवन में। तो आपने पूछा योग और आयुर्वेद का। योग और आयुर्वेद दोनों वो एक दूसरे के पूरक हैं। आयुर्वेद मुख्य रूप से शारीरिक स्वास्थ्य से,
योग मुख्य रूप से मानसिक स्वास्थ्य है, हालांकि दोनों में दोनों बातें हैं। और मानव स्वस्थ कैसे रहे, सबसे पहला जोर इस बात पे दिया गया है। आयुर्वेद का प्रयोजन है, प्रयोजनम च स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम। यस। मानव जाति, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। क्यों? अगर आप अपनी क्या हम बीमार होने के लिए आए क्या पृथ्वी पर? नहीं। जो हमारी नेचुरल स्टेट है वो स्वास्थ्य है, क्योंकि स्वास्थ्य अधिकतम टाइम रहना चाहिए, रहता है। बीमार तो कभी कभी पड़ते हैं। तो नेचुरल स्टेट जो है वही होती है जो ज्यादा समय रहती है। तो हम सब स्वस्थ बना के भेजा है ऊपर वाले ने। इसको स्वस्थ, इस हम बीमार ना पड़े, ये इसके स्वास्थ्य को की रक्षा कैसे हो, ये आयुर्वेद और योग ने सिखाया है। तो जब तक तो वो एक दूसरा संसार है। हमें वो उस युद्ध के क्षेत्र से थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, और अपने जीवन को नियमों के हिसाब से, जीवन शैली, उचित जीवन शैली के हिसाब से अगर हम जिएंगे, तो ये एक्सीडेंट्स होने बंद हो जाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, इतना जब डिजीज बर्डन जो है कंट्री का, वो डाउन आना शुरू होगा, तब जाके हम स्वास्थ्य को के दर्शन कर पाएंगे। वरना स्थिति बहुत खराब है। और एलोपैथी के माध्यम से स्वास्थ्य कभी नहीं मिलेगा। हाईटेक सर्जरीज मिलेंगी, हाईटेक ट्रीटमेंट्स मिलेंगे, इकोनॉमिक डिजास्टर होगा, लेकिन स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। तो योग और आयुर्वेद का ये कंट्रीब्यूशन है, ये हमें जानना होगा आखिर योग और आयुर्वेद के क्या कह रहे हैं। योग और आयुर्वेद का ये कंट्रीब्यूशन है कि मानव जाति स्वस्थ रहने लगेगी। बिल्कुल ऐसा ही जैसे एक समय था जब बॉर्डर सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं थी, रोज टेररिस्ट अटैक शहरों में होते थे, और गवर्नमेंट कमांडो फोर्स बढ़े जा रही थी शहरों के अंदर। जब ये मोदी सरकार आई, इन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी ठीक कर दी, टेररिस्ट एक्ट होने बंद हो गए शहरों के अंदर, अब कमांडोज की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो जिस दिन योग और आयुर्वेद जीवन में आ जाएंगे और लोग उचित जीवन शैली का पालन करने लग जाएंगे, उस दिन रोग करीब करीब होना बहुत कम हो जाएंगे, बहुत कम, उनका मैनेजमेंट भी इजी हो जाएगा। तो ये मेरे राय है इस बारे में। जी डॉक्टर धन्यवाद। साहब। जी डॉक्टर साहब, लेकिन सामान्य मनुष्य को यह लगता है कि टेक्नोलॉजी के आने से उनको स्वास्थ्य मिलेगा, हाईटेक चिकित्सा से, हाईटेक सर्जरी से वे स्वस्थ हो जाएंगे, और उनके जीवन में स्वास्थ्य का प्रकाश आएगा। इस बारे में आप स्पष्ट करें। हाईटेक चिकित्सा और हाईटेक ट्रीटमेंट से उनको रोगों का इलाज मिलेगा, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। उनको रोगों का इलाज मिलेगा। और बिल्कुल जैसे जैसे टेररिस्ट अटैक हुआ और कमांडो फोर्स ने काम किया, तो हमेशा याद रखना चाहिए, हाईटेक सर्जरी हो, हाईटेक ट्रीटमेंट हो, हाईटेक कमांडो फोर्सेस हो, इन सबके बहुत जबरदस्त साइड इफेक्ट्स होते हैं। रोग का इलाज भी होगा, लेकिन लेकिन आपको इकोनॉमिक डिजास्टर और साथ में आपको साइड इफेक्ट झेलने पड़ेंगे। बर्बादी साथ में साथ साथ चलती है। तो इससे आपको इलाज मिलेगा, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। इसमें दोनों में फर्क करना सीखें। इलाज जो चल रहा है एलोपैथी का, उसमें स्वास्थ्य नहीं है, केवल एक दिखावा है, ये आप कह रहे हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट है। हम लोगों के जीवन में, हम उस इरा में जी रहे हैं जब जीवन में रोज डिजास्टर हो रहे हैं। किडनी फेल हो जाना कोई साधारण बात है? डिजास्टर है। डायबिटीज, दुनिया भर के जो भी रोग हैं। तो ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम योग और आयुर्वेद से दूर हो गए, जीवन शैली का पालन नहीं कर रहे हम। तो ये तो होगा ही होगा। तो एलोपैथी तो डिजास्टर मैनेजमेंट है। एलोपैथी में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप स्वस्थ कैसे रहो। एलोपैथी का में स्वास्थ्य भी अगर दिया जाता है, तो उनका कहना यह है कि स्वास्थ्य जो है वो ड्रग बेस्ड होना चाहिए। आपके 35-40 की आपकी एज हो गई है, तो आपके जीवन में अब 4-5 तरह की ड्रग आ जानी चाहिए। एक एंटी हाइपरटेंसिव, एक कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा, एक खून पतला करने की दवा, एक थायराइड की, एक विटामिन डी की। तो ड्रग बेस्ड, मैंने बताया था पहले भी आपको, वो क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्री के कब्जे में है पूरी एलोपैथी, और इंडस्ट्री का एम प्रॉफिट है। जी। आयुर्वेद और योग कहते हैं नहीं, ड्रग बेस्ड नहीं, जीवन शैली बेस्ड स्वास्थ्य चाहिए। वो है समाधान, जीवन शैली बेस्ड स्वास्थ्य समाधान है, जो योग और आयुर्वेद से ही मिलेगा। जी डॉक्टर जी। साहब, अगला जो सवाल है जो सभी के मनों में होता है कि मॉडर्न मेडिसिन की जो सर्जरी है बहुत हाईटेक है, और उसका बहुत लाभ होता है, तुरंत रुग्ण को आराम मिल जाता है। इस बारे में आप लोगों को निर्देश करें। देखिए, इसमें मेरा कहना यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि सर्जरी जो है वो एक बहुत ही चमत्कारिक विधा है इलाज के अंदर। और ये सर्जरी जो देन है विश्व को, ये आयुर्वेद की है, इसमें भी जी। कोई शक नहीं है। तो
हजारों साल पहले प्रिंसिपल वो ही हैं, इंस्ट्रूमेंट भी बेसिकली वो ही हैं जो सुश्रुत महाराज ने बताए थे। लेकिन ये सोचना कि सर्जरी आज 5,000 साल पहले की तरह होगी, ये तो मूर्खता है। 5,000 साल पहले अगर हम बैलगाड़ी में चलते थे, आज हम कारों में, हवाई जहाज में चलते हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो होगा, क्योंकि सर्जरी एक मैकेनिकल इंटरवेंशन है बॉडी के साथ में। और मैकेनिक्स का टेक्निकल एडवांसमेंट हमेशा होगा ही होगा, समय के साथ बदलता रहेगा वो। सही। तो आज सारी की सारी सर्जरी इतनी एडवांस हो गई है, वो इसका कारण ये है कि फिजिक्स का इतना डेवलपमेंट हुआ है, मिनिएचर कैमरास बन गए, माइक्रो सर्जरीज होने लग गई हैं। बात वही हो रही है, लेकिन टेक्निक तो बदलेगी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सर्जरी एक चमत्कारिक बात है। लेकिन लेकिन सर्जरी जो है वो, एक तरीके से एक बात और हमें समझनी पड़ेगी, इट इज ए फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ मेडिसिन। यस। हम ठीक नहीं कर पाए रोग को, एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि कई रोगों का इलाज सीधे सर्जरी से भी होता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन फिर वहीं आएंगे हम कि सर्जरी इसलिए बढ़ रही है, चमत्कार इसलिए नजर आता है कि उससे पहले ये तो जाए कि हमारे गुर्दे खराब, गुर्दा बदल 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 देना बहुत बड़ा चमत्कार है सर्जरी का, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या सारी दुनिया के गुर्दे बदले जाएंगे क्या? क्या यस। सारी जनता के घुटने बदले जाएंगे क्या? यस। क्या सबकी एंजियोप्लास्टी होगी क्या? ये तो बर्बादी है। ये प्रश्न पूछना पड़ेगा कि इतने गुर्दे, इतने जोड़ खराब हो क्यों रहे हैं आखिर? यस। वहां जाना पड़ेगा। सर्जरी ज्यादा कम से कम हो, इस पे हमें ध्यान रखना होगा। तो सर्जरी चमत्कारिक है, लेकिन इसका ओवर यूज ये विनाशकारी है। थैंक यू। जी। मेरा अगला सवाल डॉक्टर साहब की, स्वस्थ रहने के लिए योग और आयुर्वेद कितनी भूमिका निभा सकता है, और आपके आर्थिक बजट को और देशों के आर्थिक बजट को कितना बचा सकता है? सारा ही फर्क पड़ जाएगा। मैंने जैसे पहले बताया, पहली बात तो स्वस्थ रहने के लिए मानव जाति को मेरा ये कहना है कि इस भ्रम से जितनी जल्दी बाहर बाहर आ जाएं, उतना अच्छा है। कि आपको दवाइयां स्वस्थ रखेंगी, आप 4-5 गोली रोज खाते रहोगे, और आप उसके बाद जो मन में आए वो करोगे, जो खाना चाहो खाओगे, जो पीना चाहो पियोगे, जितने भोग आप करना चाहोगे करोगे, कोई संयम नहीं करोगे जीवन में, कुछ एक्सरसाइज करोगे नहीं करोगे, और आप स्वस्थ रहोगे। इस मूर्खता से, इस भ्रम से जितनी जल्दी बाहर आ जाएं, उतना ही ठीक है। आपको दवाइयों से स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, आपको स्वास्थ्य मिलेगा उचित जीवन शैली के पालन से, जो जिसका वर्णन योग और पूरी एलोपैथी में उचित जीवन शैली के ऊपर एक भी चैप्टर नहीं है, मैंने पहले भी बताया था और आज भी कह रहा हूं। और जबकि आयुर्वेद के अंदर कम से कम 5-6 चैप्टर हैं। स्वस्थ व्रत, सदव्रत, ये सब, धारणीय धारणीय वेग, यस। ऋतुचर्या, यस। ये जब तक, अच्छा, आयुर्वेद के हिसाब से 3 पिलर, सब पिलर हैं हेल्थ के: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। यस। यस। ब्रह्मचर्य मतलब भोगों में संयम। यस। जब तक ये नहीं होगा, जब तक स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य खराब होगा, जैसे कि हो रहा है आज की तारीख में। यस। यस। तो इसलिए स्वस्थ रहने के लिए किसी चिकित्सा पद्धति की बात नहीं है, उचित जीवन शैली की बात है। और उचित जीवन शैली योग और आयुर्वेद ही सिखाता है, एलोपैथी नहीं सिखाती। क्योंकि एलोपैथी का उद्देश्य नहीं है, अनफॉर्चुनेटली, उनका उद्देश्य ये नहीं है मानव जाति स्वस्थ रहे। उनका उद्देश्य है कि हम, मानव जाति बीमार पड़ती रहे और हम इलाज करते रहें। जी जी। तो स्वस्थ स्वास्थ्य चाहिए तो योग और आयुर्वेद को समझना होगा, फॉलो करना होगा। जी। डॉक्टर साहब, आपने एक महान कार्य किया, और जिससे पूरे संपूर्ण मेडिकल विश्व को दिशा मिलेगी। आज नहीं तो कल लोगों को मजबूर होना पड़ेगा सच को समझने के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य सभी को चाहिए, सभी को जीवन जीना है। भले ही एलोपैथी का डॉक्टर हो, या आयुर्वेद का, या सामान्य नागरिक हो, या राजनेता या अधिकारी हो, सबको अच्छी हेल्थ चाहिए। और आपकी यह महान कृति, जो ग्रंथ है, आपका जो किताब है, वह इस दिशा में बहुत स्पष्ट निर्देश करती है। डॉक्टर साहब, किन परिस्थितियों में इस किताब को लिखने के लिए आप आगे बढ़े? कैसे आपको ये प्रेरणा मिली? एक बार लोगों को फिर स्पष्ट करें। मैंने आपको बताया था कि मेरा ये किताब लिखने का कोई विचार नहीं था। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि कोई किताब ऐसी मेरे माध्यम से लिखी जाएगी, क्योंकि आयुर्वेद से मेरा दूर दूर का भी परिचय नहीं था। मैंने आपको बताया कि मेरे जीवन में एक आध्यात्मिक सदगुरु का पदार्पण हुआ, मेरा जीवन की दिशा बदली, जीवन के गहरे सत्य को मैंने जाना, और उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि तुम आयुर्वेद पढ़ो और एक किताब इस तरीके से लिखो। उन्होंने तो मुझे ये भी आज्ञा दी थी कि एक बार हिंदी में लिखना और एक बार इंग्लिश में लिखना। पहले हिंदी के लिए कहा था तो हिंदी की तो लिखी गई,
इंग्लिश की लिखने का विचार बिल्कुल पूरा पक्का है, इसको जरूर लिखा जाएगा। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये किताब मैंने नहीं लिखी है, ये मुझसे लिखवाई गई है किसी दिव्य शक्ति ने, और मैं केवल माध्यम हूं लिखने का। गुरु की प्रेरणा, भगवान का आशीर्वाद, उसी से इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इस किताब की जो जो भी ठीक बात आपको लगे वो भगवान की प्रेरणा है, और जो भी गलत बात लगे वो मेरी समझ की कमी, मेरी गलती के कारण है। तो ये बिल्कुल ईश्वरीय विधान, ईश्वरीय प्रेरणा है, और इसमें मैं अपना ज्यादा योगदान नहीं मानता हूँ। जी जी। डॉक्टर जी। साहब, एलोपैथी के सिद्धांतों को आपने, आपका जो संदेश है आपकी किताब में, उसमें आप लिखा कि एलोपैथी के सिद्धांत गलत है, और उनके सभी जो सिद्धांत अभी आए हैं वो लगातार गलत साबित हो रहे हैं। जैसे एंटीबायोटिक का सिद्धांत हो, जर्म थ्योरी हो, और चीजें हो। तो इस बारे में आप लोगों को स्पष्ट करें कि कैसे एलोपैथी एक बेसलेस पैथी है, इसमें कोई सिद्धांत नहीं है। जो आपने यहाँ भी लिखा, यहाँ तक लिखा है कि ये केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ये कोई मेडिकल साइंस ही नहीं है। जिस तो इस बारे में लोगों को थोड़ा विस्तार से स्पष्ट करें। हाँ देखिए, एलोपैथी, देखिए, ह्यूमन बॉडी जो है ना, ह्यूमन बॉडी के एक स्थूल शरीर है, लेकिन ये स्थूल शरीर केवल अकेला नहीं होता, साथ में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी होते हैं। ये कोई भी अध्यात्म का व्यक्ति जानेगा इस बात को। एलोपैथी केवल स्थूल शरीर को जान पाई है, पूरी तरीके से जाना है उन्होंने। उसके बावजूद भी समाधान नहीं खोज पाई है आज भी। कोई क्योर तो कोई किसी बात का भी नहीं है, ना डायबिटीज का है, ना किडनी प्रॉब्लम का है, लीवर की प्रॉब्लम का है, किसी बात का क्योर तो है नहीं। तो जब सब कुछ जान लिया इस फूल के बारे में, तभी भी पूरा कोई सॉल्यूशन, आखिर कोई सॉल्यूशन कब निकलेगा, कितना समय और लगेगा, कोई पूछना चाहिए कभी। तो एलोपैथी ऊपर ऊपर की विद्या रह गई है, केवल सिम्टोमेटिक, एक सारी हेल्थ को बना दिया एक नंबर्स का गेम केवल। यस। लोग रोज हमारे पास गड्डी लेके आते हैं एक पूरी पेपर्स की कि हमारा हेल्थ चेकअप हमने कराया है, आप इसको चेक कर लीजिए। नंबर्स 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 नंबर्स। नंबर ठीक है तो आप पास हो गए, इसको हेल्थ कहते हैं क्या? ये तो कितनी हास्यास्पद बात है कि नंबर्स का गेम बना दिया गया है हेल्थ को। ये नहीं है, हेल्थ बहुत बड़ी चीज है। तो मेरा कहना यही है कि एलोपैथी, ये एलोपैथी का बेस्ट है जो हमें मिल चुका है। ठीक है ना? इस हमें समझ जाना चाहिए अब कि 100 साल से ज्यादा हो गए हैं, इतना पैसा खर्च हो चुका है, समाधान किसी चीज का नहीं है, केवल डिजास्टर मैनेजमेंट हो रहे हैं। हमें डिजास्टर रोकने होंगे, वो एलोपैथी नहीं कर पाएगी। डिजास्टर रोकने के लिए हमें आयुर्वेद और योग की शरण में ही जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, पूरे विश्व को झुकना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात है। डॉक्टर साहब, मेरा ये मानना है, आपकी किताब का जब मैंने अध्ययन किया, बार बार समझा उसको, कि केवल स्वास्थ्य ही नहीं, अपितु पूरे विश्व को स्वास्थ्य की आवश्यकता है, और केवल भारत के पास योग और आयुर्वेद ऐसी एक अनुपम भेंट है जो भारत ने विश्व को दी है। और मैं सोचता हूँ कि विश्व गुरु बनने का मार्ग जो भारत का आता है, और भारत को संपन्नता की ओर ले जाने का मार्ग जो होता है, वो आयुर्वेद और योग से आता है, जो बिल्कुल निष्काम भाव से मानवता को ऋषि मुनियों की देन है। तो इस बारे में आप प्रकाश डालें, इस बारे में लोगों को समझाएं कि हमारा जैसे, मेरा यह भी मानना है कि जैसे अरब कंट्रीज ने जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनको अपनी अपने बलस्तान को समझा, और उसको एक्सपोर्ट करके आज वो धनी देश बन गए। लेकिन भारत का एक बलस्तान था जहाँ पे हजारों लाखों जड़ी बूटियां हर साल बिना प्रयत्न के उगाती है, और यही हमारी संपदा थी जहाँ जहाँ से हम लोग पूरे मानव को स्वास्थ्य दे सकते थे। लेकिन इस संपदा को, इस बलस्थान को, इस शक्ति स्थल को हम लोगों ने नहीं पहचाना, हमारे नेताओं ने, अधिकारियों ने, डॉक्टर्स ने नहीं पहचाना। और आज हम लोग अपनी जो अमूल्य संपदा है, जड़ी बूटियों की, औषधियों की, वनस्पतियों की, दवाओं की, वो संपदा को नष्ट कर देते हैं, और हमारा जो स्थान है वो प्राप्त नहीं कर पा रहे। इस बारे में आपके क्या विचार है? इस बारे में मेरा कहना यह है कि योग और आयुर्वेद मानव जाति के सामने ये एक अंतिम आशा की किरण है स्वास्थ्य के लिए। इसके बिना स्वास्थ्य नहीं मिलेगा पूरे विश्व को। लेकिन मेरा ये भी विचार है कि योग और आयुर्वेद का उद्देश्य व्यापार बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। धनी होना बिल्कुल नहीं है। ये मानव जाति की प्योर सेवा है। इसलिए मेरा सारी शक्तियों से, भारत की भी हो या कोई भी हो, जो ये विचार रखते हैं कि आयुर्वेद और हमारी जड़ी बूटियां
विश्व में सब चल जाएंगी तो हमारा देश को बहुत बड़ा आर्थिक लाभ होगा। मेरा विचार व्यक्तिगत इसमें मैं इसके विरुद्ध हूँ। मेरा विचार यह है कि आयुर्वेद और योग को बिल्कुल शुद्ध रखा जाए। इसका उद्देश्य केवल और केवल मानव जाति का स्वास्थ्य रखा जाए। अगर व्यापार इसके अंदर फिर हावी हो गया तो फिर एलोपैथी और आयुर्वेद में फर्क नहीं रहेगा। इसलिए व्यापार की दृष्टि से आयुर्वेद को कभी ना देखा जाए। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। प्योर शुद्ध निष्काम भाव से मानव जाति की सेवा। और इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि वैद्य गरीब हुआ करेंगे, नहीं, ये झूठ बात है। संपदा तो अपने प्रारब्ध से सबके पास आती है। पैसे की मनाही नहीं है। पैसे पे दृष्टि रखना गलत है। एक से एक वैद्य हो सकते हैं जो बहुत बड़े अमीर भी हो सकते हैं, ये बात नहीं है। ऐसे तो एलोपैथी के लोग भी गरीब होते हैं, ये बात नहीं है बिल्कुल भी। उद्देश्य जो है वो प्योर रखना है। तो ये समय का सब क्यों क्यों ऐसा हुआ? अनेक कारण है। गुलाम रहे हैं बहुत समय तक। खास तौर से जब ये अंग्रेजों का गुलाम हम रहे हैं, उन्होंने हमारी विरासत को, संस्कृति को बहुत ज्यादा नष्ट किया है। तो लेकिन सत्य सत्य दब सकता है, खत्म तो होता नहीं है कभी। तो अब समय आ गया है सत्य के दोबारा से ऊपर आने का। तो मुझे याद है मेरे जो आध्यात्मिक गुरुदेव थे, जिन्होंने जीवन की उच्चतम स्थिति को प्राप्त किया, एक बार पतंजलि में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपनी थोड़ा सा उनको इन्होंने रामदेव जी और बालकृष्ण जी ने रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ बताएं। तो मैं आज भी याद करके गदगद हो जाता हूँ। जो कि संत जो होते हैं, सच्चे संत, उनके मुंह से तो जो बात निकलती है वो सत्य होती है या सत्य होकर रहती है। तो वहां उनके मुंह से ये बात निकली थी कि वो दिन दूर नहीं है जब आयुर्वेद इस देश की मुख्य चिकित्सा पद्धति होगा और एलोपैथी को इसके उचित स्थान पे पीछे किया जाएगा। और वो उचित स्थान ये है कि एलोपैथी को रखना है हमें इमरजेंसी के मैनेजमेंट के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। हालांकि इसकी जरूरत बहुत कम हो जाएगी। और लेकिन मुख्य चिकित्सा पद्धति जो है वो योग और आयुर्वेद, मुख्य रूप से आयुर्वेद। तो ये बात है उसके लिए। तो वो भविष्यवाणी याद कर करके। और मैं जानता हूं, जब से मैं ये 2014 की बात बता रहा हूं मैं आपको, और अभी आप 11 साल हुए इस बात को, और मैं देख सकता हूं कि 2014 से 11 साल में महान परिवर्तन हो चुका है विश्व पटल पे आयुर्वेद और योग को लेके। पहले कोई नाम लेवा नहीं था, और आज डंका बज रहा है आयुर्वेद का और योग का पूरे विश्व में। समय लगेगा, आ जाएगा ऊपर। और डॉक्टर साहब, आपने अपने किताब में एक और वाक्य लिखा जिससे मैं थोड़ा अचंभित हुआ और गदगद भी हुआ। आपने लिखा है कि मॉडर्न मेडिसिन यह एक चिकित्सीय आतंकवाद है, और इंश्योरेंस के नाम से जो चिकित्सा जो थोपा गया है वह भी एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है अब इन लोगों के लिए, क्योंकि इंश्योरेंस जहाँ होता है वहाँ पर अनावश्यक हॉस्पिटलाइजेशन, अनावश्यक चेकअप, अनावश्यक सर्जरीज और बहुत सारे झूठ परोसे जाते हैं मानवों के सामने। इस बारे में आप स्पष्ट करें। बिल्कुल ठीक मैंने लिखा है अपनी दृष्टि से। मेरे विचार में बिल्कुल ऐसा होता है कि एक ठीक आदमी एक डॉक्टर के क्लिनिक में जाता है। वहां जाके उसको पता चलता है कि मुझे ब्लड प्रेशर हो गया है और पूरी जीवन दवाई खानी है। एक तरह से एक एक आतंकवाद सा है। वो डर के बाहर निकलता है। अधिकतर डॉक्टर्स के क्लिनिक में से डर के बाहर निकलता है पेशेंट कि अब मेरे साथ गड़बड़ हो चुकी है। तो एक प्रकार का डराना डराना जरूर है। अब हार्ट की दवाइयां हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां हैं, नहीं खाएंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाएंगे। इस तरीके का आतंकवाद है। वो झूठा भी है, सच्चा भी है। और उस डर में सारी मानव जाति करीब करीब दवाइयों पर निर्भर होती जा रही है। दवाई भी अगर हार्मफुल ना हो तो चलता है। सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं। वी आर ट्रीटिंग वन डिजीज विद अनदर डिजीज। इस तरह से चल रहा है। तो आतंकवाद बिल्कुल ठीक मेरे को लगता है। और इंश्योरेंस भी क्योंकि देखिए, उद्देश्य जो है वो, मैं फिर कह रहा हूं ना, जो सेंटर में उद्देश्य है सब बातों का वो मनी है। तो वो इंश्योरेंस भी आएगा, सब कुछ आएगा उसके अंदर। तो जब तक ये उद्देश्य मनी रहेगा तो व्यापार ही होता रहेगा। दो बातों में से एक ही सफल होगी, या तो व्यापार सफल होगा या मानव जाति का स्वास्थ्य सफल होगा। तो आज की तारीख में एलोपैथी के क्षेत्र में व्यापार सफल है। हर ओर पैसे का बोलबाला है। जहां व्यापार आएगा वहां करप्शन भी होंगे। हो ही रहे हैं, दिन रात हो रहे हैं करप्शन हर तरीके के। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आयुर्वेद को और योग को व्यापार का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। प्राइमरीली प्राइमरीली मानव जाति की स्वास्थ्य की रक्षा करने का के विज्ञान है। ये महान विज्ञान है। इनसे पैसा कमाने का नहीं सोचना चाहिए, वरना फिर हम वो गलत बात में चले जाएंगे। देखो, लोग कहते हैं क्या ये संभव है क्या? मैं बताता हूँ। मेरा कहना यह है
कि देश में एक क्षेत्र है सेना का क्षेत्र। सेना के क्षेत्र में जो लोग जाते हैं, दो बातों के कारण जाएंगे वो। एक तो रोजी रोटी की बात है, हर एक को चाहिए रोजी रोटी। और दूसरी बात है देश की सेवा का कुछ तत्व होगा, दोनों में से एक तो कुछ होगा। ठीक है ना? तो ऐसे ही तो देश की सेना सफल है पूरी तरीके से, देश की बाउंड्रीज की रक्षा करने में पूरी तरह कामयाब है। इसी तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में भी होना चाहिए, देश के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य बहुत अधिक अमीर बनना हो, बहुत जल्दी अमीर बनना हो, मैं उसको गलत बात नहीं मानता हूं, बने, लेकिन वो चिकित्सा के क्षेत्र में ना आए। जैसे कि ऐसे लोग सेना के क्षेत्र में नहीं जाएंगे। सेना के क्षेत्र में कोई मल्टी मिलियनर थोड़ी होने वाला है। हाँ, सुविधाएं सारी मिलेंगी, रोजी रोटी पूरी बढ़िया चलेगी। इसी तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में ना आए वो लोग, वो व्यापार के क्षेत्र में जाएं, कुछ करें अपना उसमें, वहां पे जो भी करना है। चिकित्सा के क्षेत्र में वो लोग आए, एक तो रोजी रोटी सबको चाहिए, दूसरी जिनके अंदर मानव जाति की सेवा की भावना हो। ये बात हमें जब हमारे चिकित्सा के कॉलेजेस में एडमिशन होता है, तब हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस भाव से आ रहा है इस क्षेत्र के अंदर। लेकिन ये सब बातें इतनी आसान नहीं है। मैं देश के आधे से ज्यादा मेडिकल कॉलेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, नेताओं के हैं, पैसे के दम पे एडमिशन हो रहे हैं, पैसे के दम पे पीजी हो रही हैं, पढ़ाई वढ़ाई करीब करीब होना बंद हो गई है। अब सब जानते हैं इस बात को। कहीं टीचिंग नहीं होती अब, कोचिंग से चलती है, वहां भी कोचिंग कोचिंग कोचिंग, पैसा 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 पैसा। तो इसको इसलिए हम जो आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है उसको हमें फॉलो करना चाहिए, तो हम स्वास्थ्य दे पाएंगे। अगर आयुर्वेद में भी हमने पैसा घुसा दिया, पैसा होगा, पैसे के बिना कुछ नहीं होता, मूल उद्देश्य पैसे की तरफ नहीं होगा, मूल उद्देश्य स्वास्थ्य की तरफ होगा, तब बात बनेगी। डॉक्टर जी। साहब, आयुर्वेद और योग के जो विशेषज्ञ है उसके नाते मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि और आप हमारे दर्शकों से भी, क्योंकि योग में तो कोई व्यापार पनप ही नहीं सकता, क्योंकि योग तो ऐसे है कि आप एक बार सीखो तो अपने जीवन भर और अपने सामने बैठे हजारों लोगों को जिनके संपर्क में आप आते हो उन सबको सिखा सकते हो, तो इसमें व्यापार की संभावना नहीं है। ये तो एक शुद्ध क्षेत्र है जिसको जो मोक्ष की प्राप्ति से लेके स्वास्थ्य की प्राप्ति और मन शांति सबके लिए काम करता है। दूसरा, आयुर्वेद भी में भी आपके घरों में जो दवाइयाँ है जो आप मसालों के नाम से यूज करते हैं वो सब दवाइयाँ आपको स्वास्थ्य देने में सक्षम है। इसलिए आयुर्वेद का जो प्रथम उद्देश्य है कि आप बीमार ही न पड़े। और दूसरा, आयुर्वेद में रसायन वाजीकरण आपके मतलब शक्ति बल पौरुष को बढ़ाने वाली सब दवाइयाँ है जिससे आप बीमार ही न पड़े। तो मैं सोचता हूँ कि आप जो मान रहे हैं इस तरह से आयुर्वेद का पक्ष बहुत उज्जवल है, बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने अपनी किताब में फिर लिखा है कि चिकित्सा के क्षेत्र जो है, जो हॉस्पिटल्स है, अब वो चिकित्सा के पवित्र मंदिर नहीं है, वो कमीशन खोरी के और दलालों के अड्डे बन गए हैं, क्रूर अड्डे बन गए हैं। तो इस बारे में आपने तो क्या ऑब्जर्वेशन किया, आपका क्या निरीक्षण है? बिल्कुल सच बात है। और देखिए, नींव नींव कहाँ पे है? आज की तारीख में 50% से ज्यादा मेडिकल कॉलेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं हिंदुस्तान के अंदर। कई कई करोड़ रुपए खर्च करके एक डॉक्टर बनता है। अब उससे क्या उम्मीद करोगे आपकी वो ईमानदारी से और सेवा की दृष्टि से कार्य करेगा? तो ये बात बिल्कुल, एक तो ये बात है, दूसरी बात ये कि बिल्कुल ठीक है, बड़े बड़े कॉरपोरेट अस्पताल हों या जितने भी अस्पताल हों, ज्यादातर सब में दृष्टि चूंकि पैसे पे ही है सबकी। और दूसरी ओर चिकित्सा बहुत महंगी होती जा रही है, इक्विपमेंट बहुत महंगे होते जा रहे हैं, मजबूरी भी है, लेकिन उससे भी ज्यादा नियत है, सेवा का भाव नहीं है। सबका सबका भाव केवल पैसा पैसा है, और जब पैसा होगा तो हर तरीके का करप्शन आएगा। और करप्शन के ऊपर बात करने चले तो पूरा एक एक दिन निकल सकता है। दलाल हैं, बिल्कुल हैं। बड़े नए नए बच्चे जब प्रैक्टिस में आते हैं, डॉक्टर्स बन के आते हैं, सब अपने अपने आजकल पीआरओ रखते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स। उनका काम ये होता है, जाएं गाँव में, जाएं वहां पे डॉक्टर को सेट करें, वो आपके पास पेज भेजेंगे, आप कमीशन दोगे। ऐसे बड़े बड़े अस्पताल जो हैं वो छोटे शहरों में आते हैं, अपोलो हैं या मैक्स हैं, वो वहाँ के हम जैसे डॉक्टर से मिलते हैं और उनको कहते हैं आप हमारे केस भेजोगे तो हम आपको इतना कमीशन देंगे। इसके अलावा इस पे बात करना, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं जो डॉक्टरों ने सेट किए हुए हैं, एम्बुलेंस लेके जाती हैं मरीजों को, उनको कमीशन मिलता है। अंतहीन है, पतन की पराकाष्ठा है। लेकिन मैं फिर कह दूं, मैं आपको, मैं इसमें अपने बच्चों का, डॉक्टर्स का इतना दोष नहीं मानता हूं। जी। जो उनको सिखाया गया है, जो वो देख रहे हैं, वो वही कर रहे हैं बेचारे, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके फील्ड में आ रहे हैं। तो जो शुरुआत करनी है वो
शिक्षा से करनी होगी पहले। शिक्षा के अंदर से व्यापार बंद करिए पहले, ठीक है ना। आ, सारा देश चाहता है कि डॉक्टर चैरिटी करे, तो चैरिटी बिल्कुल करेंगे, वहां से कराओ ना, पहले मेडिकल कॉलेज तो ठीक करो पहले। तो वहां तो करोड़ों रुपए खर्च कराते हो, फिर चैरिटी की उम्मीद करते हो। गवर्नमेंट आरोग्य ये जो स्कीम लाती है आयुष्मान, बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन भाई ये भी तो ध्यान रखो, आप ऐसी स्कीम मेडिकल एजुकेशन में भी तो लेके आओ। मेडिकल एजुकेशन में आप करोड़ों रुपए खर्च कराते हो डॉक्टर बनाने के लिए, धिक्कार है और शर्मनाक है ये बात। और फिर आप उम्मीद करते हो कि वो ईमानदारी से काम करे, पहले वहां ठीक करना चाहिए। जिससे मेरा अपना विचार ये भी है कि जिस तरह से देश की सेना काम करती है ना, उसी तरीके से मेडिकल फील्ड में भी एक दिन परिवर्तन होगा, और इस तरीके से काम होगा तभी स्वास्थ्य मिलेगा। ये इस तरह से नहीं मिलेगा कि प्राइवेट चीजें चल रही हैं, इस तरह से नहीं बन पाएगी बात। आप इमेजिन करो, अगर सेना के क्षेत्र में ऐसा होने लगे कि फलानी चौकी अपोलो को दे रखी है, क्या होगा? रोज ये दिखाया जाएगा कि अटैक हो गया है और इतने पैसे चाहिए, इतने चाहिए, सब बर्बाद हो जाएगा। वो जब तक प्योरिटी नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा। और ये प्योरिटी बच्चों का दोष नहीं है जो डॉक्टर्स बन रहे हैं। बच्चे बच्चे हेल्पलेस हैं, क्या कर सकते हैं वो? गवर्नमेंट ठीक करे, एजुकेशन को ठीक करे, प्योरिटी वहां से लानी पड़ेगी आपको। और वहीं पे एजुकेशन में ये सब बातें जो हम आयुर्वेद और योग के जो सिद्धांत हैं उनको सिखाया जाए, तब जाके बात बनेगी।